हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी समाजशास्त्र का लेक्चर नंबर 7, जिसमें बात करेंगे समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक इमाइल दुर्खिम, जो कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में इमाइल दुर्खिम का प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में, सामाजिक तथ्य और दुर्खिम का समाजशास्त्रीय पद्धति के बारे में चर्चा की गई थी। और पार्ट 2 में सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना की सिद्धांत या अवधारणा के बारे में बात की गई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे इमाइल दुर्खिम का सामाजिक श्रम विभाजन के बारे में। तो आइए जानते हैं, जो कि इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है, इसमें क्या उन्होंने बात कही है। जैसे दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के द्वितीय भाग में सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा को विकसित किया है। और जो ये इनकी पुस्तक है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, इसके प्रथम भाग में इन्होंने सामाजिक एकता के बारे में बात की और द्वितीय भाग में इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन के बारे में बात की है। तो जो इन्होंने बताया सामाजिक श्रम विभाजन, पहले तो ये जानते हैं कि सामाजिक श्रम विभाजन प्राचीन समाज में कैसा था और आधुनिक या वर्तमान समाज में कैसा है। तो दुर्खिम के अनुसार सबसे प्राचीन समाजों में श्रम विभाजन जो था वो स्त्री और पुरुषों के भेद पर आधारित था। मतलब इनका कहना था कि पुरुष जो होते थे उनका केवल कार्य शिकार करने या फल एकत्र करने का कार्य करते थे, और स्त्रियां जो होती थी वो घर के कामकाजों को करती थी और बच्चों का लालन पोषण करती थी। ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि आर्थिक कार्य जो था वो बहुत ही अधिक सीमित था। तो आर्थिक कार्य जो बहुत अधिक सीमित था, इसका कारण क्या था, जो उत्पादन था वो नामात्र था। इसी कारण आर्थिक जीवन में कोई भी विशेष श्रम विभाजन की आवश्यकता नहीं थी और विशेषीकरण भी नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति था वो पुजारी भी था और शिकारी भी था। तो इस तरह यहाँ पे ना कोई विशेषीकरण था और ना ही कोई श्रम विभाजन था। और जो तीसरी बात की गई, इन समाजों में यांत्रिक एकता थी। तो यांत्रिक एकता इस तरह से थी कि यहाँ जो सभी लोग थे वो सामूहिक इच्छा से बंधे रहते थे। मतलब समाज में लोग जनमत, परंपरा, धर्म और राजा के दबाव में आंख मूंद कर यंत्रवत कार्य करते थे। इसीलिए इसे सामाजिक यांत्रिक एकता से संबंधित किया गया। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलू विकसित होते गए और वस्तुओं की मांग बढ़ती गई और आवश्यकताओं की भी विविधता देखने को मिली। ठीक है। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें विस्तार हुई तो आधुनिक समाज या वर्तमान समाज देखा गया, और इसमें जो है श्रम विभाजन और विशेषीकरण दोनों ही देखने को मिला। जैसे कि दुर्खिम ने कहा है कि समाज का कार्य विभिन्न इकाइयों में विभाजित हो गया। मतलब पहले जो कार्य थे सभी लोग एक व्यक्ति अधिकतर कार्य करता था। तो इसमें क्या हुआ, जब आधुनिक या वर्तमान समाज में श्रम विभाजन का जो रूप देखने को मिला, इसमें जो हुआ कि कार्यों को कई क्षेत्रों या कई इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। उत्पादन के कार्यों में श्रम विभाजन की आवश्यकता अनुभव की। कार्यों के विभाजन होते हुए भी, जैसे कि लोगों के कार्य अनेक बांट दिए गए, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे पर निर्भर हुए। मतलब स्वतंत्र ना होकर के वो एक दूसरे पर निर्भर हुए और अंतर संबंध व अंतर निर्भरता बढ़ती गई। क्योंकि जैसे कि हम डॉक्टर हैं लेकिन डेंटिस्ट हैं, लेकिन अगर हमें किसी और चीज़ की बीमारी हुई है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती चली गई और इसीलिए इन समाजों को सावयवी एकता बोला गया। लेकिन जो ये सावयवी एकता वाले जो समाज होते थे इनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण देखा गया। लेकिन जो यांत्रिक एकता थे इसमें ना तो श्रम विभाजन था और ना ही विशेषीकरण का कोई रूप देखा गया। अब जानते हैं कि श्रम विभाजन कैसे पनपा। तो दुर्खिम ने लिखा है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जो होता है वो जनसंख्या के घनत्व से होता है। प्राचीन समाजों में जनसंख्या कम थी, इसलिए सामाजिक कार्य भी सीमित हैं, अतः श्रम विभाजन की कोई विशेष आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती थी। परंतु जब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताएं बढ़ी। विभिन्न सामाजिक कार्य, विशेषकर आर्थिक उत्पादन कार्य बड़े पैमाने पर होना जरूरी हो गया। अतः श्रम विभाजन की कार्य प्रणाली को लागू करना अनिवार्य हो गया और इस प्रकार जनसंख्या का बढ़ना ही श्रम विभाजन के विकास का एक कारण बन गया। तो ये हुआ कारण कि श्रम विभाजन कैसे पनपा। तो अब बात करते हैं कि श्रम विभाजन क्या होता है। तो जो कि श्रम विभाजन है ये जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर अलग अलग लोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है और हर लोग अलग अलग कार्य को करते हैं, तो इसे
श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहेंगे। मोटे तौर पे बात की जाए तो कार्यकारी समाज में अलग अलग या भिन्न भिन्न काम जो लोग करते हैं, जैसे कि मान लें कुछ लोग कृषि करते हैं, तो कुछ लोग कुम्हारी करते हैं, तो कुछ लोग लोहारी करते हैं, लेकिन सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भारत में वर्ण श्रम व्यवस्था मूलतः श्रम विभाजन का ही रूप है। तो अब बात करते हैं श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम क्या क्या हुए हैं। तो जो कि श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम की बात की गई है, तो पहला इसमें बात किया गया है श्रम विभाजन के फलस्वरूप समाज में स्वावलंबी एकता या संगठन पनपा। तो ये कैसे पनपा इसको जान ले। जैसे कि विभिन्न सामाजिक कार्यों को समाज की विभिन्न इकाइयाँ करती, लेकिन विभिन्न इकाइयाँ जब कार्य करती हैं लेकिन वो आवश्यकताओं के आधार पर एक दूसरे पे निर्भर रहती हैं, इसीलिए इसको स्वावलंबी एकता बोला गया। दूसरा, समाज में व्यक्तिवादिता की भावना पनपी। तो ये जो होता है, जैसे श्रम विभाजन और विशेषीकरण के फलस्वरूप व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ जाती हैं, व्यक्तियों के अलग अलग कार्य, अनुभव या व्यक्तित्व होते हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्रम विभाजन ने व्यक्ति को अधिक स्वार्थी बना दिया है, बल्कि इसके विपरीत श्रम विभाजन ने एक दूसरे पर निर्भर रहकर एक दूसरे के कार्य के लिए सोचने में मजबूर कर दिया है। और इस तरह से मानेंगे कि श्रम विभाजन के कारण ही सामाजिक कल्याण कार्यों में योगदान बढ़ गया है, इसीलिए व्यक्तिगत भावना पनपी है। और यहाँ तीसरी बात की गई है कि समाज को विभिन्न सदस्यों या समूहों को एक दूसरे पर निर्भर कर दिया है। तो ये तो पहले ही बता दिया कि जब अलग अलग कार्य बटे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के कार्यों को, जैसे कि श्रम विभाजन के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर इस प्रकार का नैतिक दबाव होता है कि वो अधिक विशेषीकरण के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सके, ताकि वह समाज में नैतिक कर्तव्यों का पालन कर सके। तो इस तरह वह एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। विभिन्न स्वार्थ समूहों का भी श्रम विभाजन के कारण जन्म हुआ। ये कैसे हुआ? जैसे कि श्रम विभाजन सामाजिक विघटन का कारण नहीं बना, क्योंकि श्रम विभाजन के आधार पर समाज के अनेक समूह बढ़ जाते हैं और विभिन्न रूप से वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और जब एक दूसरे पर निर्भर होंगे तो ये स्वार्थ भी होगा कि हम अगर उनका ये कार्य करेंगे तो वो हमारा ये कार्य करेंगे, तो एक तरह से ये स्वार्थ का जन्म हुआ। और पांचवी यहाँ पे बात की गई, श्रम का विशेषीकरण हुआ। श्रम के विशेषीकरण के अंतर्गत अगर समझे तो श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है, और जब वो कार्य करता है और जब वो कार्य करता रहता है तो उसमें उसके बारे में बहुत अधिक वो नॉलेज या ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसका विशेषज्ञ बन जाता है। तो इसी को कहेंगे कि उस श्रम विभाजन के फलस्वरूप श्रम का जो हुआ वो विशेषीकरण हो गया। तो ये थे श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम। और अब बात करेंगे श्रम विभाजन का विकृत स्वरूप के बारे में, या एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो है दुर्खिम की जो पुस्तक है सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर, जो कि द्वितीय भाग में सामाजिक श्रम विभाजन की बात की गई है, ये 3 खंडों में बटी है। ठीक है, प्रथम खंड में श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय खंड में श्रम विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों और दशाओं की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। और तृतीय खंड में श्रम विभाजन के दुष्प्रकारों या श्रम विभाजन के विकृत स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे श्रम विभाजन के विकृत स्वरूपों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो अब चर्चा करेंगे श्रम विभाजन के विकृत स्वरूप। तो दुर्खिम ने इन विकृत स्वरूपों को सामाजिक वैद्यकीय का नाम दिया है। इनका मानना है कि प्रत्येक सामाजिक घटना के 2 पहलू होते हैं। पहला जो होता है वो सामान्य पहलू होता है, दूसरा असामान्य पहलू होता है। जो इस सामान्य पहलू की इन्होंने बात की गई है उसमें सामाजिक एकता को आधार माना है, और दूसरा जो असामान्य पहलू की बात की गई है उसमें सामाजिक विघटन को माना है। तो दुर्खिम ने जो कि श्रम विभाजन के 3 वैद्यकीय ये विकृत स्वरूपों को बताया है। पहला इन्होंने बताया है नियम शून्य श्रम विभाजन। तो ये जो नियम शून्य श्रम विभाजन है यह आर्थिक या वैज्ञानिक क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो नियम शून्य अर्थात विसंगति का उल्लेख करते हुए दुर्खिम का कहना है कि विसंगति का कारण स्वयं समाज ही होता है। तो अगर नियम शून्यता कहीं देखने को मिलती है तो दुर्खिम का मानना है कि समाज ही स्वयं विसंगति का कारण होता है। तो जो कि नियम शून्यता श्रम विभाजन 2 क्षेत्र में, आर्थिक या वैज्ञानिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो पहले जानते हैं आर्थिक क्षेत्र में नियम शून्य श्रम विभाजन। आर्थिक क्षेत्र में घटित होने वाले नियम शून्य श्रम विभाजन का अधिक संबंध औद्योगिक व्यवस्था से है। औद्योगिकरण की तीव्र
गति होने के साथ साथ पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य संबंधों पे मधुरता में कमी आई है। क्यों? क्योंकि जब कार्य बढ़ता है तो पूंजीपति अधिक अधिक अपने लाभ के लिए श्रमिकों का शोषण करते जाते हैं, और जब श्रमिकों का शोषण होने लगता है तो वो उनसे असंतुष्ट होते हैं पूंजीपतियों से, और श्रमिक क्रुद्ध होकर हड़ताल व अन्य विरोधी तरीकों पे उतर आते हैं। तो इस तरह समाज में एक असंतुलन हो जाता है। तो ये था आपका नियम शून्य श्रम विभाजन, जो कि आर्थिक क्षेत्र में था। और फिर बात की जाए वैज्ञानिक क्षेत्र में नियम शून्य श्रम विभाजन, तो पूर्व काल में ज्ञान अथवा विज्ञान का क्षेत्र जो था वो बहुत ही सीमित था। एक विद्वान अनेक विषयों में पारंगत होता था, किंतु समय परिवर्तन के साथ साथ ज्ञान एवं विज्ञान के संबंध में ज्ञान का संगठन रखना कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए तो ज्ञान का और ज़्यादा विस्तार होने लगा, तो उसको एक जगह पे रख पाना बहुत कठिन हो गया। वर्तमान में स्थिति यह हो गई कि एक विषय को अनेक शाखाओं में बांट दिया गया। एक विद्वान केवल एक ही शाखा के ज्ञान तक ही सीमित हो गया, और यह स्थिति ज्ञान अथवा विज्ञान के क्षेत्र में नियम शून्य श्रम विभाजन की स्थिति लाई। या उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहें तो समाजशास्त्र का एक शोध निदेशक जिसकी विशेषज्ञता ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में है, वो औद्योगिक समाजशास्त्र में शोध कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। तो ये स्थिति जो होगी वो विज्ञान या ज्ञान के क्षेत्र में नियम शून्य श्रम विभाजन की स्थिति कही जाएगी। अब दूसरी बात की इन्होंने विकृत स्वरूपों में आरोपित या बलात् श्रम विभाजन। तो यह विकृत स्वरूप योग्यता अनुसार कार्य न मिलने की परिस्थितियों पर आधारित था। मतलब समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य चाहता है, किंतु जब कुछ नियमों का आश्रय लेकर व्यक्ति को उनकी योग्यता से कम कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ये स्थिति जो होगी, इससे क्या होगा, व्यक्ति विरोध करेगा और समाज में तनाव उत्पन्न होगा। पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा, आरोपित श्रम विभाजन का जो अर्थ होता है किसी व्यक्ति को बलपूर्वक ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना जो उसकी क्षमता या योग्यता का अपमान करना है, जिससे वो जो जिस समाज में रह रहा है उस समाज में वो तनाव उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि उसका वो विरोध करेगा। और तीसरा विकृत श्रम विभाजन के विकृत स्वरूप की बात की जाए तो व्यक्तित्व क्रिया का पर्याप्त न होना। इसमें बात की गई निरंतर एवं पर्याप्त कार्यों की अनुपलब्धता। तो इसमें देखा गया कि ऐसी स्थिति प्रायः औद्योगिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। उद्योगों में जब सभी लोगों को पर्याप्त कार्य नहीं मिलता तो वे लोग स्वयं को एकाकी अनुभव करने लगते हैं, मतलब अकेला अनुभव करने लगते हैं, और धीरे धीरे उनमें अलगाव की भावना प्रबल होने लगती है। इस व्यवस्था में एकता के स्थान पर विघटन उत्पन्न होने लगता है और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर व्यवस्था में व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में कार्य न मिल पाना ही श्रम विभाजन को विकृत स्वरूप देता है। तो इन्होंने ये 3 कारण बताए जो कि श्रम विभाजन के विकृत स्वरूप के लिए उत्तरदायी हैं। पहला इन्होंने बताया कि नियम शून्य श्रम विभाजन, जिसमें आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में बताया। दूसरा इन्होंने आरोपित बलात् श्रम विभाजन बताया, और तीसरा इन्होंने व्यक्तित्व क्रिया को प्राप्त कार्य न मिल पाना ही इन्होंने बताया कि श्रम विभाजन का विकृत स्वरूप हो सकता है। अब बात करेंगे इमाइल दुर्खिम के समाजीय परिवर्तन का सिद्धांत के बारे में। तो इनका जो समाजीय परिवर्तन का सिद्धांत है, ये इन्होंने इनका जो ये समाजीय परिवर्तन संबंधित जो इनका सिद्धांत है, ये कोई क्रमबद्ध सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित नहीं किया है। समाजीय परिवर्तन संबंधित उनके विचारों का स्पष्टीकरण विभिन्न लेखों या सिद्धांतों के माध्यम से मिलता है, लेकिन इन्होंने इसका कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं समाजीय परिवर्तन का अर्थ। तो दुर्खिम का मत है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बिना किसी सामाजिक कारण के संभव नहीं होती है। जो परिवर्तन सामान्य विचारों, धारणाओं और भावनाओं के माध्यम से होता है उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। मतलब इन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन कुछ आर्थिक कारण, प्राणी शास्त्रीय कारण या प्राकृतिक कारण से होता है, ये गलत है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बिना किसी सामाजिक कारण के संभव नहीं हो सकती, ये इनका मानना था। जो परिवर्तन सामाजिक विचार, धारणाओं और भावनाओं के माध्यम से होता है उसे ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन माना। समाज के अधिकतर सदस्यों को समाज में प्रचलित विचार या धारणाएं मान्य होती हैं, इसीलिए इनके द्वारा सामूहिक जीवन का प्रतिनिधित्व होता है। इनमें होने वाला कोई भी परिवर्तन पूरे समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को संचालित करता है, अतः इस परिवर्तन को इन्होंने समाजीय परिवर्तन कहा है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया
कि सामाजिक परिवर्तन की एक दिशा होती है। यदि हम आदिम युग से वर्तमान समय तक का परिवर्तन का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि सामाजिक परिवर्तन एक दिशा मतलब यांत्रिक एकता से स्वाभाविक एकता में परिवर्तित हुई है। ये आप बहुत अच्छे से, क्योंकि 2-3 लेक्चर्स अगर आपने देखे तो जान गए होंगे यांत्रिक एकता या स्वाभाविक एकता क्या होती है। तो यांत्रिक एकता से स्वाभाविक एकता में कैसे परिवर्तन, क्योंकि यांत्रिक एकता में सीमित कार्य होते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोग बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, तो कार्य बढ़े, आवश्यकताएं बढ़ी, तो उस तरह से स्वाभाविक एकता आई। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि एक दिशा में परिवर्तन होता है। और तीसरा, दुर्खिम का मत है कि सामाजिक परिवर्तन को क्रियाशील करने में कुछ बाहरी अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बाहरी अवस्थाएं मतलब उदाहरण से जान लीजिए कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नए नए साधनों को तलाशने लगते हैं और इससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ते हैं समाज की आवश्यकता, जिससे कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बड़े पैमाने पर उद्योग होने लगते हैं। उद्योग बड़े पैमाने पर जब होंगे तो विशेषीकरण होगी, उससे क्या होगी, लोगों में भिन्नता बढ़ जाएगी। और भिन्नता बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि लोग जो होगा व्यक्तिगत गुण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बढ़ जाएगा। जब समाज में व्यक्तिवादी नैतिकता को प्रधानता हो जाती है तो समाज में नए नए आविष्कार होने लगते हैं और ये जो नए आविष्कार होते हैं ये ही सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। तो ये हो गया बाहरी अवस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और बात की गई है लास्ट कि इनके अनुसार समाज में व्यक्ति पर 2 प्रभाव पड़ते हैं, स्वस्थ प्रभाव और अस्वस्थ प्रभाव। ये ही सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मतलब समाज में 2 प्रभाव होते हैं, एक स्वस्थ देखे जाते हैं, एक अस्वस्थ। समाज द्वारा स्वस्थ प्रभाव पड़ने पर व्यक्ति में निराशा, अकेलापन, इस प्रकार से अन्य विघटित करने वाली भावना का विकास उसके मन में नहीं होता है। व्यक्ति सामूहिक मनोभाव से रचनात्मक कार्य करता रहता है जिससे समाज में प्रगति होती है, जिसका अंतिम परिणाम सामाजिक परिवर्तन होता है। किंतु जब समाज के द्वारा व्यक्ति पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है तो उसके मन में अनेक प्रकार का व्यक्तिगत विघटन की भावनाएं जन्म लेती हैं और सामाजिक विघटन व्यक्तिगत विघटन के द्वारा ही होता है। अतः जब व्यक्ति का व्यक्तिगत विघटन होता है तो सामाजिक विघटन भी होना अनिवार्य है और ये भी समाज के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन ये अस्वस्थ सामाजिक विघटन के रूप में सामाजिक परिवर्तन को लाती हैं। तो ये था हमारा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।